Thank you, and a huge honor to be here among such eminent speakers from the power sector. मेरा अपना ताल्लुक predominantly sustainability और development sector की साइड से है. मैंने अपना करियर टेलीकॉम से शुरू किया था, तो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दैट नगेट टेकिंग अ लीव फ्रॉम खालिद साहब्स ओपनिंग रिमार्क्स. जब पूरी दुनिया 4G और 5G की डिबेट कर रही थी, उस वक्त हम 3G कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे. This has been the hallmark of policy making in our country कि हम थोड़ा सा लेट आते हैं. तो शायद at this point in time हमें leap of faith लेने की जरूरत है. पॉजिटिव बात ये है कि आज हम जहां बैठे हैं वहां पर हमारे जो रेगुलेटर हैं, दे आर लुकिंग एट द मार्केट ओपनिंग अप. लिबरलाइजेशन और CTBCM जिसका अहमद अमार ने भी जिक्र किया, ये एक बहुत खुश आइंद बात है. अगर आप फिलोसॉफिकली देखें, एनर्जी सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो किसी एक एंगल को ठीक करने का नहीं है, एक बहुत बैलेंस की जरूरत है. सो देयर इज एन एनर्जी ट्राइलेमा दैट वी एट लीस्ट इन आवर फिलोसफी एट के इलेक्ट्रिक सीक टू सॉर्ट ऑफ ओवरकम. वो जो 3 फैसेट्स हैं, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी, एंड खालिद साहब has rightly pointed out कि पाकिस्तान को शायद अवेलेबिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं है. जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सेसिबिलिटी. सो व्हाइल वी मे हैव पावर अवेलेबल, उसकी एक्सेस टू डिफरेंट पीपल वो इस वक्त शायद उस सेटिस्फैक्शन के हवाले से नहीं है, जिसकी वजह से आपके सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है कैपेसिटी पेमेंट्स. ये ग्लोबल प्रैक्टिस है. दुनिया में जब भी कहीं पावर प्लांट्स लगते हैं तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट दैट गोज इनटू इट, और गवर्नमेंट्स इस तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं. लेकिन जब नेक्स्ट स्टेज की प्लानिंग के अंदर कोई गैप आ जाए तो ये आपके लिए एक वबाले जान बन जाता है. थर्ड फैक्टर जो शायद पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा रिगरसली हमने फील किया है, अफोर्डेबिलिटी. इन तीनों में से कोई भी एक अगर लिंक मिसिंग हो तो वो पूरा जो सिस्टम है वो शायद उस तरीके से चल नहीं पाता जिस तरीके से हम चाहते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे पावर सेक्टर का मकसद क्या है? अपने कस्टमर्स तक रसाई पहुंचाना, उनको बेहतर तरीके से उसकी सर्विस करना. तो हम कभी कभी शायद ये भी भूल जाते हैं कि इससे कस्टमर पे क्या फर्क पड़ेगा. दिस इज रियली हाउ जब हमने के इलेक्ट्रिक के अगले 7 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान तश्कील दिया, तो ये एक कॉन्वर्जेशन थी कि हम किस तरीके से इन फैसेट्स को एड्रेस कर सकते हैं, कस्टमर को मद्देनजर रखकर कर सकते हैं. इसके पीछे के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन है 2005 में हुई थी, उसका 17 साल जो पोस्ट प्राइवेटाइजेशन का तजुर्बा है वो भी शामिल है. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें लगी, एंड आई विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट के इलेक्ट्रिक, और जब Q&A होगा तो जरूर हम बाकी कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं. I'd be happy to contribute, but like Khalid साहब said, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज मोर ऑन डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज. उसमें जो हमें लगा कि अगर हम इस सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो सिंगल सॉलिड एक दो राय कोई नहीं है हमारी इसके ऊपर, दैट प्राइवेटाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड. हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, अपने जो प्रोग्रेस है, एंड आई टच अ लिटिल बिट अपॉन इट इन माय प्रेजेंटेशन, उसमें देखा है दैट प्राइवेटाइजेशन इज डेफिनेटली द वे फॉरवर्ड. इट गिव्स अस अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके अलावा जो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, बट वो शायद इनहेरेंट रहेंगे हमारे कंट्री फ्रेमवर्क के अंदर. जो दूसरा पॉइंट है, सो अगर हम इफ वी स्टैंड so vehemently on the fact that privatization is the way to go, liberalization goes hand in hand. और हमने ये सोचा कि ऐसे अगर आप बात करते हैं तो you have to walk the talk. तो जब आज से कोई 20 साल पहले सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लाइसेंसेस इशू हुए थे, और उस वक्त ये तय हुआ था कि 2023 में लगभग तकरीबन सबके लाइसेंसेस जो है वो एक्सपायर होंगे और उनकी रिन्यूअल होगी. हमारे पास एक चॉइस थी कि क्या हम एक्सक्लूसिविटी को परसू करें या हम अग्री कर लें कि जो अग्रीमेंट थी आज से 20 साल पहले कि वी विल स्टे नॉन एक्सक्लूसिव. तो के इलेक्ट्रिक ने जब अपना रिन्यूअल फाइल किया तो वी हैव नॉट फाइल्ड फॉर एक्सक्लूसिविटी. हमें लगा कि हमें ना सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहिए इन दी ओपन मार्केट. क्यों? इसमें जाहिर सी बात है हमें बहुत मुश्किल आएगी. वी बीन अ मोनोपोली, हम इस एरिया में काम करते रहे हैं. बेशक प्राइवेटाइजेशन को 17 साल हुए होंगे, बट के इलेक्ट्रिक 100 से ज्यादा साल पुरानी कंपनी. इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी. तो बहुत चैलेंजेस होंगे, लेकिन
लाइक आई सेड, अगर हम दिल से मानते हैं दैट लिबरलाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड, तो फिर ये एक खुला तजाद हो जाएगा कि अगर हम इस बारे में बात ना करें. सो आई जस्ट वांट टू क्विकली गो थ्रू कि हमारी क्विकली जर्नी क्या रही और हम आगे की प्लानिंग उस तीनों एंगल्स को सामने रखकर कैसे कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. ये जो प्लान है मैं बताती चलूं, क्योंकि हमारा टैरिफ की डिटर्मिनेशन इज ऑन गोइंग कॉन्वर्जेशन विद नेपरा. तो ये उस सबमिशन के हवाले से है. मजर साहब बैठे हुए हैं, विद हिज इजाजत आई विल रिपीट कि ये कॉन्वर्जेशन होगी, जो इसकी एंड शक्ल है वो उस कॉन्वर्जेशन का जो नतीजा निकलेगा उसके हिसाब से होगी. बट दिस इज व्हाट वी इन्विजन एंड एंडेवर एंड दिस इज व्हाट वी हैव सबमिटेड. सो क्विकली अगेन 2005 में प्राइवेटाइज हुई. के इलेक्ट्रिक के नाम से जानी जाती है. हम के ई प्रेफर करते हैं, शॉर्टर भी है. और अक्सर लोग समझते हैं कि जो के इन के इलेक्ट्रिक है इट स्टैंड फॉर कराची. हम वाकई में कराची में बहुत प्रोमिनेंट हैं, बट जब रीब्रांडिंग हुई थी तो ये काइनेटिक को रिप्रेजेंट करता था, द की ऑफ एनर्जी. द रीजन दैट वी do want to share this now is because के इलेक्ट्रिक एक्चुअली कराची के अलावा भी मल्टीपल लोकेशंस में एग्जिस्ट करता है और सर्व करता है, all the way in बलोचिस्तान, हब विंदर उथल बेला, और इन सिंध की साइड पे धाबीजी एंड घारो पे भी एक्सटेंड करता है. प्राइवेटाइजेशन से लेके आज तक का सफर, के इलेक्ट्रिक के जो सारिफीन की तादाद है वो डबल हो गई है. तो जहां बात हुई एक्सेसिबिलिटी और इनहैंस्ड रीच की, सो वी हैव डबल्ड द नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हमारे नेटवर्क पर हैं. इसमें कुछ क्रेडिट हमारा है और कुछ कराची की बढ़ती हुई तेजी से बढ़ती हुई आबादी का है, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्बन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी होती है. पर्टिकुलरली आजकल तो हम ट्रेंड काफी ज्यादा देख रहे हैं. तो उस आबादी को केटर करना और उसको कनेक्शन देना काफी स्पीड से, दिस इज समथिंग दैट वी वर्क ऑन एक्टिवली. उसके अलावा जो पावर कंज्यूम्ड है, जो सेंट आउट है, वो भी दुगना हुआ है सिंस प्राइवेटाइजेशन. और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन के ये मुमकिन नहीं था, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिटिल मोर देन डबल हुआ है. और सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो कि आधे से भी कम हुए हैं. जो हमारा नेपरा का दिया गया बेंचमार्क था उससे हम स्लाइटली, आई थिंक परसेंटेज पॉइंट 0.01% हियर एंड देयर है, बट वी वर अहेड ऑफ दैट बेंचमार्क एज वेल, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. पर्टिकुलरली अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देखूं पूरे पावर सेक्टर का, तो अगर आप 2005 से देखें, सो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट डिस्कोर्स के अंदर थोड़ी सी स्लो रही है टीएनडी लॉसेस की इम्प्रूवमेंट के. तो ये सबसे बड़ा मेट्रिक होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी डेवलपमेंट को जांचने का. तो 2005 के नंबर्स हैं, और अगर आप इम्प्रूवमेंट देखें तो 2022 में जो डेल्टा है +-1 or 2% रहा है तकरीबन हर जगह. इनके इलेक्ट्रिक इट हैज बीन ऑलमोस्ट इट्स गॉन टू 15.3%. और कुछ डिस्कोर्स जो बॉटम पे आप देख रहे हैं वहां पर जो है थोड़ी सी जो कारकर्दगी है वो ज्यादा मुतासिर हुई है. अच्छा, टीएनडी लॉसेस का जो ताल्लुक है वो आपके इलाके की गवर्नेंस और टोपोग्राफी से भी काफी ज्यादा लिंक्ड है. सो यू विल सी दैट डिस्कोर्स इन बलूचिस्तान, केपी एंड इवन रूरल सिंध में जो है वहां पर चैलेंजेस ज्यादा आते हैं. हमारा जो एक्सेसिबिलिटी का पिलर है उसके अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है, अगेन इसका जिक्र अहमद अमार यासर ने भी किया, उसमें आपके स्मार्ट मीटर्स और एएमआई की डिप्लॉयमेंट है. आज जो हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं वो 100% स्मार्ट मीटर्स पे हैं. इसका मतलब ये है कि वो अपनी कंजम्पशन जो है उसके पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. उसके अलावा जो हमारी मीटर रीडिंग्स हैं वो इंटायरली डिजिटल हो गई हैं. उससे ह्यूमन इंटरवेंशन लिमिट हो जाती है. जब मीटर रीडर बिल पढ़ने जाता है रेजिडेंशियल या ऑर्डिनरी कस्टमर्स के लिए, कमर्शियल के लिए, तो जीपीएस लोकेशन उसकी ट्रैक होती है, उसकी तस्वीर ली जाती है, ताकि वो जो एक सारिफीन को बिलिंग के ऊपर शक व शुबा था एक जमाने में, उसको ये खत्म करने में इसने बहुत हमें मदद दी है. उसके अलावा थेफ्ट के लिए जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया और उसका रिवॉर्ड भी हमें मिला, वो है कन्वर्जन टू एरियल बंडल केबल्स. हमारे मुल्क में ज्यादातर जो बिजली का नेटवर्क है वो बेयर कंडक्टर्स के थ्रू होता है. सो ये इंसुलेटेड केबल्स हैं, इसको पंक्चर करना थोड़ा मुश्किल है और थेफ्ट जो है वो लिमिटेड होता है और वो उसको पकड़ने में भी थोड़ी आसानी होती है.
हमारी कॉम के पास हर चीज का जुगाड़ है, सो बट दिस इज स्टिल स्लाइटली बेटर। आज भी एबीसी के ऊपर आपको कोई कोई केसेस मिलेंगे थेफ्ट के, बट बाय एंड लार्ज दिस प्रोटेक्ट्स द नेटवर्क। और क्योंकि वो आपको तीनों बंडल्स में से ढूंढना मुश्किल होता है कि कौन सी वाली पे आपने कुंडा लगाना है, तो दिस गिव्स अस एन एज। दिस इज एक्चुअली बीन वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट रीजंस कि हमारा जो टीएनडी लॉसेस हैं वो कम हुए हैं। इसके साथ साथ 100% डिप्लॉयमेंट ऑफ एएमआई एट फीडर एंड पीएमटी लेवल। इससे आपको बहुत आसानी होती है ये पिन पॉइंट करने में कि थेफ्ट की लोकेशन क्या है, वो किस पॉकेट में आइडेंटिफाइड है, और आप टारगेटेड इंटरवेंशन करते हैं वर्सेस डूइंग अ लार्जर सर्वे। तो अगर आपको फीडर पे मालूम है कि कितने यूनिट्स गए, प्लस आप हिस्टोरिक ट्रेंड्स और पैटर्न्स भी देख सकते हैं। हमारा पूरा सिस्टम जो है कि इलेक्ट्रिक का इस वक्त ऑल द वे डाउन टू द मीटर लेवल, वो सिस्टम के अंदर मैप्ड है। द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज इज आर्क एफएम। उसके थ्रू अगेन पिन पॉइंटिंग, एक तो अगर फॉल्ट आता है तो उसकी डिटेक्शन के लिए बहुत आसानी होती है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगेन आई गो बैक कि अगर आप कस्टमर को दिमाग में रख के अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे तो शायद उसका यूज केस बहुत बेहतर होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर को अगर खुदा ना खास्ता कोई फॉल्ट आया है तो वो सब कम से कम टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जाए। उसके लिए अगर आपका टाइम टू पिन पॉइंट द फॉल्ट कम हो जाए, उसके बाद रूट ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी फ्लीट है उसको डायरेक्शंस मिल जाए, नियरेस्ट पॉसिबल एमटीएल वहां रीडायरेक्ट हो जाए, वो सेकंड स्टेप है जिसमें आप उसको कट कर सकते हैं। थ्रू ऑल ऑफ दीज इंटरवेंशंस जो हमारा कस्टमर रेजोल्यूशन टाइम है वो तकरीबन आधा हो गया है थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। और हम आज थोड़े वसूख के साथ कस्टमर जब वो कॉल करता है, इनफैक्ट कॉल तो कम ही करते हैं, व्हाट्सएप या हमारी लाइव ऐप के थ्रू जब वो राब्ता करते हैं तो हम उनको एक एक्सपेक्टेड रेस्टोरेशन टाइम भी दे देते हैं। उसके साथ अगर वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट विद इन 3 to 5 मिनट्स उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है उनको कि जी आपकी कंप्लेंट आ गई है, पास ऑन हो चुकी है एंड समबडी विल कॉन्टैक्ट यू। जब कंप्लेंट खत्म होती है तो सिस्टम से एक आउटबाउंड कॉल जाती है उस कस्टमर को कि जी आपकी लाइट आ गई है। अगर वो यस कहता है तो हम क्लोज कर देते हैं, अगर वो नो कहता है तो हम चेक करते हैं कि शायद कोई इंडिविजुअल फॉल्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का ब्रेकर ट्रिप हुआ था लेकिन आपको लगता है कि सीधा फोन में घुमा दें, तो कभी ये भी होता है। तो इट्स गुड टू कंफर्म फ्रॉम द कस्टमर कि जी पावर आ गया है आपके पास। आई मीन आई थिंक दिस इज कस्टमर्स की सहूलत के लिए हमारे पास एक ऐप है। और I really want to talk about the fact, I'm just going to skip this quickly. ये एक छोटी सी वीडियो है। I just want to show कि कराची में नीचे आप देख रहे हैं बेयर कंडक्टर्स हैं और इस पे एक कुंडा किस आराम से लगाया जा रहा है। ये एक क्लीनिंग एक्सरसाइज हुई थी और उसके थोड़ी देर बाद सो इफ यू सी के वेरी स्टाइलाइज्ड हुक्स हैं, उससे प्लास्टिक की बॉटल काट के लगाइए ताकि वो ट्विस्ट ना हो, और नीचे एक बांस का डंडा है जिससे उसकी एक्सेस की जाती है। और जहां मैंने बात की गवर्नेंस की, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। Where we are talking about sectoral policies and innovation, we should also talk about policies that allow you to arrest this behavior and make sure कि ये एक crime consider किया जाए। Unfortunately, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजली की चोरी को चोरी समझते ही नहीं है। बिजली का बिल ना देना उसको कर्ज समझते ही नहीं है। इसलिए भी नहीं समझते क्योंकि फियर बहुत कम है। डेटरेंस अगर आप देखें सिस्टम और पॉलिसी के अंदर वो बहुत कम है। अगर किसी ने बिजली चोरी कर भी ली, मोस्ट लाइकली पकड़ा नहीं जाएगा। अगर पकड़ा भी गया तो क्योंकि एक इतना वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, उसको यूटिलिटी कोर्ट से यूटिलिटी उसको आपको एफआईआर की परमिशन मिलेगी। जब उसकी एफआईआर कटेगी तो ज्यादातर केसेस में होता यही है कि वो कहते हैं अभी आप छोड़ें, इसको जाने दें, आइंदा नहीं करेगा, माफीनामा लिखवा लें। तो कोई फियर भी नहीं है हमारी आवाम में। गवर्नेंस विल रिमेन अ बिग चैलेंज फॉर द पावर सेक्टर। और जब भी टैरिफ हाइक होगी तो थेफ्ट जो है उसके इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैसेट जिसके ऊपर हम बहुत एक्टिवली काम भी कर रहे हैं और फेडरल और सिंध गवर्नमेंट के साथ इंगेज भी करते हैं कि इसको डेफिनेटली एक क्राइम बनाया जाए। मैं कुछ दिनों पहले रिपोर्ट पढ़ी थी कि सालाना 170 अरब रुपए जो हैं वो इस वजह से जाया होते हैं कि बिजली या तो चोरी हो जाती है या उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। सो ये काफी बड़ा लीक है जो हम सबको मिलके प्लग करना है। सो क्विकली जो आपकी प्रोग्रेस है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है।
आज जब हम बात कर रहे हैं डिकार्बनाइजेशन की या ट्रांजिशन टू अ क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी, तो इन्वेस्टमेंट ऑन द ग्रिड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आपका ग्रिड रेजिलिएंट और रिलायबल होगा, तो वो जो सोलर की इंजेक्शन है, बिकॉज दैट्स इंटरमिटेंट सप्लाई, उसके लिए आपको अपने ग्रिड को तैयार करने की जरूरत है। देयर हैज टू बी अ कैपेसिटी अवेलेबल कि वो सर्जेस और डिप्स को अब्सॉर्ब कर सके। सिंस 2005 हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की है, अपनी जनरेशन एफिशिएंसी के ऊपर भी काफी काम किया है। अगर आप मेरी जनरेशन की एफिशिएंसी देखें, 30 से उसको हम 39 पर ले गए हैं, और शायद ये पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स समझ सकते हैं कि दिस इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और प्लांट्स की एफिशिएंसी होती ही 60s के करीब है। ये इस वक्त इसमें जो हमारा BQPS 3 है, उसकी एफिशिएंसी शामिल नहीं है, वाइल इट्स सप्लाइंग पावर टू द सिस्टम। उसकी COD अभी होनी बाकी है। वंस दैट इज कमिंग इनटू सिस्टम, ये 44% पर चली जाएगी। So again, how is progress achieved? Through continuous investment. पिछले 17 सालों में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट, टेकिंग अ क्रिएटिव लिबर्टी, ऑलमोस्ट 500 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। पावर सेक्टर इतना प्रॉफिटेबल है नहीं जितना दिखता है, एटलीस्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। IPP इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है पर्टिकुलरली, वहां पर आपके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और कोई हमारे पास कोई सॉवरेन गारंटी या कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं होता। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव मेड। और आज भी जो है, हम फ्यूचर की तरफ जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस शहर को इन्वेस्टमेंट की काफी जरूरत है। आई थिंक दिस जस्ट अ क्विक अपडेट ऑफ वेयर वी हैव इन्वेस्टेड। So 5 sites already. The sixth one is functioning. This is a 900 megawatt power plant जिसकी मैंने बात की, और ये पाकिस्तान के टॉप 5 मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स में है। एफिशिएंसी का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी अफोर्डेबिलिटी और टैरिफ के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। दिस इज माई ऑनेस्टली फेवरेट पार्ट, जहाँ पे हम कस्टमर्स को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टैरिफ के अंदर एक और स्पेस है दैट आई कैन टॉक अबाउट, इज कि टैरिफ जो है दैट इज गवर्न्ड बाय द फेडरल एंटिटीज। उसके ऊपर यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। सो वी डिड अ क्रिएटिव वर्क अराउंड। हमने मुख्तलिफ पार्टनर्स, पर्टिकुलरली बैंक्स और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स की, जिसमें वो कस्टमर्स को कैशबैक ऑफर्स देते हैं, उनके बिल के अंदर उनको रियायत देते हैं 10% तक। उसकी वजह से काफी कस्टमर्स, एंड आई थिंक मोर देन 400,000 कस्टमर्स इन आवर टेरिटरी रेगुलरली अवेल दीज ऑफर्स, ताकि उनका जो बिल है उसका बोझ कम हो। आजकल के जो सिचुएशन है उसके अंदर इन इस तरह की ऑफर्स की एक तो डिमांड भी बहुत ज्यादा है, उसकी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। एंड वी फील कि दिस इज वेयर द मार्केट इज शोइंग अ क्लियर सेंटिमेंट कि जी प्रोपेंसिटी टू पे जो है वो सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इवन वो कस्टमर्स जो काफी हाई एंड होते हैं, वो भी इन ऑफर्स की तरफ अब जा रहे हैं, और बाकायदा मैसेज करके पूछते हैं कि जी इज देयर एनी एबिलिटी टू गिव सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिल। हमने ये भी देखा है कि कुछ कस्टमर्स ऑन गुड बिहेवियर, अगर आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट दें, तो उनका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कदरे कम हो जाता है। कंसिडरिंग कि इस वक्त, व्हाइल आई डोंट हैव द ऑफिशियल नंबर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रिकवरी इज द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग ऑल डिस्कोज इन द कंट्री। और अगर रिकवरी में ज्यादा डिप आता है, तो ये जो आपके सर्कुलर डेट के जो चैलेंजेस हैं, ये मजीद एक्सैसरबेट कर जाएंगे। सो अगेन वी नीड टू लुक एट नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आउट ऑफ द बॉक्स, बट शायद हमें कस्टमर लेवल के ऊपर भी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस को देखने की जरूरत है। Again, facilitating customers in any which way possible. These are some ways that we talk to the customers. हमारा सबसे पॉपुलर पेमेंट मेथड जो है वो है IBC ऑन व्हील्स। कस्टमर्स के जिस दिन बिल्स ड्यू होते हैं, उससे एक दिन पहले ही एक मोबाइल वैन है हमारे पास, इस वक्त 11 के करीब हैं, वी टेकिंग देम टू अ हायर नंबर। तो वो उन एरियाज में जाती हैं। अगेन, क्योंकि एक बैंक तक जाना शायद आजकल बहुत महंगा पड़ा है लोगों को, तो वो बिल ना देने का अक्सर सोचते हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। तो जब अगर आपके डोर पे पे फैसिलिटी आपके पास मौजूद हो, एंड देयर टाइम कि जी किस एरिया का बिल किस वक्त ड्यू है, तो उसके हिसाब से वो टाइम होता है, एक दिन वहां गुजारती है, फेमिलियर स्पॉट पे रुकती है, तो कस्टमर्स वहां पर पे करते हैं। और कस्टमर्स ने इस फैसिलिटी को भी बहुत सराहा, बिकॉज अगेन आपका जो ट्रांसपोर्टेशन बिल है, वो आपकी अब जो मंथली बकेट है उसको काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है।
इसके साथ साथ हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम करना चाहिए। खवातीन अगेन पावर सेक्टर में बहुत कम है, हमने उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया। इंडक्शन ऑफ विमेन नॉट ओनली इन फील्ड रोल्स बट ऑल्सो इन टेक्निकल रोल्स। पाकिस्तान की पहली जो मीटर रीडर्स हैं खवातीन, उनका इंडक्शन किया है। उसके अलावा ग्रिड के ऊपर भी आज ग्रिड ऑपरेटिंग ऑफिसर्स काम कर रही हैं। साथ साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू हमारी पूरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द फीमेल लाइंस विमेन जो है वो भी हमारे सिस्टम में शामिल हो। क्यों कर रहे हैं हम ये? हमने एक स्टडी की थी कि जो फीमेल मीटर रीडर्स हैं उनकी जो स्पीड, एक्यूरेसी और जो टाइमलीनेस होती है, बिल को रीड करने का भी एक साइकिल होता है, आपने कोशिश करनी है कि विद इन 30 डेज ही करें। So these women are 33% better in terms of their quality parameters than their male counterparts. उनको भी कंपटीशन मिला है, तो एक अच्छा हेल्दी विन विन है फॉर द कंपनी एंड द कस्टमर्स। क्विकली अगेन बात की एक्सेस की, रिलायबिलिटी की और सस्टेनेबिलिटी की। तो हमारा जो फ्यूचर का प्लान है उसके अंदर वी प्लान टू हैव द कैपेबिलिटी टू सर्व अराउंड 5000 megawatts of power to 5 million customers by 2030। और हमारी पूरी कोशिश है कि उसका जो, आई थिंक दिस इज अगेन स्टक, सो हमारी पूरी कोशिश है कि उसका 30% हिस्सा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए। उससे आपका जो एफसीए का कंपोनेंट है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 30% टोटल फ्लीट का हिस्सा इंशाल्लाह रिन्यूएबल से होगा, जिसके अंदर सोलर और विंड के साथ साथ हाइडल भी शामिल है। जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि हमें पावर सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस बीइंग ड्रिवन बाय द रेगुलेटर हैं उनका भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए। उसमें एक है व्हीलिंग की रेगुलेशंस, जिसका हम काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के उन एरियाज में जहाँ हाइडल प्रोजेक्ट्स की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, वहां पर प्रोजेक्ट्स लगाकर वो पावर व्हील करके कराची में लेकर आएंगे। अगेन इसका सारा कॉन्वर्जेशन जाती है टुवर्ड्स मेकिंग द टैरिफ लोअर। आपका अगर बेस टैरिफ लो होगा, आपका एफसीए इम्पैक्ट कम होगा, तो पावर ऑटोमेटिकली अफोर्डेबल हो जाएगा। चाइना थ्री गॉर्जेस के साथ हमारी कॉन्वर्जेशन भी चल रही है। लाइक आई सेड, व्हीलिंग रेगुलेशंस जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गई हैं, तो इसका भी जल्दी काम होगा। उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स की जो आपने बात की खालिद साहब, तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला फ्लोटिंग सोलर होगा। किंजर लेक के ऊपर एक छोटे से हिस्से में है। इसके ऊपर जब हम काम करेंगे उसमें जो नॉवेल्टी फैक्टर है वो यही है कि रिसर्च शोज कि जो फ्लोटिंग सोलर है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है वर्सेस ग्राउंड माउंटेड सिस्टम्स। और सच्ची बात है, पाकिस्तान के जिस खित्ते में के इलेक्ट्रिक ऑपरेट करता है वहाँ जमीन बहुत महंगी है। सो फ्रॉम डिप्लॉयमेंट भी ये थोड़ा सा मोर एफिशिएंट होगा। ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोजेक्ट हो रहा है, उसकी कोशिश है कि अगले 2 से 3 साल में हम इसको मुकम्मल कर लें। इसके लिए गवर्नमेंट को पे करना पड़ इसके लिए ये वर्ल्ड बैंक के साथ है, जीओएस के साथ। लैंड की जगह आप पानी की जो, ये वर्ल्ड बैंक और जीओएस की एक अग्रीमेंट है एंड के इलेक्ट्रिक इज द ऑफ टेकर। हाइडल प्रोजेक्ट की ऑलरेडी मैंने बात की। अगेन वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है। और अशफाक साहब, जो आप बात कर रहे थे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन मिक्स में कोल का क्या कंपोनेंट होगा, तो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। जहां तक हमारा इरादा है, और ये बात शायद बहुत ज्यादा होती है कि पाकिस्तान की रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स काफी ज्यादा है। हमारे अगले 7 साल में इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कोई भी प्लांट लगाने का इरादा हरगिज नहीं है। दे विल आइदर कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज या इंडिजिनस सोर्सेज। इंडिजिनस में अनफॉर्चुनेटली शायद गैस इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो प्रेडोमिनेंटली कोल होगा। अनफॉर्चुनेट है, कोल को काफी बुरा समझा जाता है, बट फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट्स, और दूसरा एक हमारी इंडिजिनस रिसोर्स है। अगर आप प्रॉपरली और रिस्क मिटिगेशन के साथ काम करें तो कोई भी चीज 100% नो नहीं होनी चाहिए। ये एक नीड भी है इस मुल्क की, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके शायद थोड़ी सी ज्यादती भी हो जाएगी कि ऑलमोस्ट चीपेस्ट फॉर्म है ऑफ एनी फ्यूल अदर देन रिन्यूएबल्स एंड हाइडल। तो ये उसको फ्यूल मिक्स में ना शामिल करना भी शायद ठीक बात नहीं है। तो वी पुट इट एज पार्ट ऑफ आवर मिक्स।
इसके अंदर कॉन्वर्जेशन भी चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अंडर वे हैं, जिनके शायद गवर्नमेंट के साथ इस वक्त अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। वहां पर जो आपने बात की कि इवैक्यूएशन के कुछ चैलेंजेस हैं, तो वीर ऑल्सो इन कॉन्वर्जेशन कि अगर हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है, बिकॉज दे थर इज क्लोजर टू कराची, तो वी कैन वर्क विद द गवर्नमेंट टू मेक श्योर कि जो बेस्ट पॉसिबल यूसेज हो हमारे रिसोर्सेज का एंड फास्टेस्ट पॉसिबल डिप्लॉयमेंट टू मार्केट हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगेन ये सब सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। हमारा टैरिफ जो है वो नेप्रा की तरफ आता है। जस्ट अ क्विक रिव्यू, इस वक्त के इलेक्ट्रिक का फ्यूल मिक्स कैसा दिखता है। 94% इम्पोर्टेड थर्मल के ऊपर रिलायंस है हमारी। अगर ये प्लान जो है इसी तरीके से पाए तकमील तक पहुंचता है तो 2030 तक हमारी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स आधी हो जाएगी, जबकि रिन्यूएबल्स का हिस्सा बढ़ जाएगा, और लोकल थर्मल का भी जो मैंने आपसे बात की, इससे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसका भी हवाला है। आज भी हम समर के दहाने में खड़े हैं एंड वी रियली डोंट नो कि कितनी गैस मिलेगी, कितनी आरएलएनजी मिलेगी, किस रेट पर मिलेगी। सो दिस विल अलाउ अस अ लॉट मोर stability in our system and for our customers as well. बस this is almost the last slide. So quickly, मैंने वैसे हल्की फुल्की बात कर ली है। हमारा पूरा सिस्टम जो है वो GIS पर मैप्ड है आर्क FM के थ्रू। उसके अलावा वर्कफोर्स मैनेजमेंट इज थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, और AI के ऊपर अब अभी हम काम कर रहे हैं which will allow us to make sure that resolution is even faster. सेफी सेडी which is your frequency and interruption की frequency and duration के indices होते हैं, which again जो रेगुलेटर है वो ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। So this is really a quick summary of how हम तमाम facets को देख रहे हैं, और किस तरीके से हमें लगता है कि if you look at all different aspects, keeping the customer at the center, कि उस पे क्या असर पड़ेगा, how utilities globally काम करती हैं, और कैसे हम पावर सेक्टर के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक वैसे रेगुलरली जो है डिफरेंट वर्कशॉप्स के ऊपर भी काम करता है, और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो डिफरेंट पावर सेक्टर एंटिटीज के साथ शेयर करता है। We can talk a little bit more about it, but for now, this is the end of my presentation. Thank you.